तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप एक छोटी सी इसमें चीज समझ लो और उस चीज को पहचानना कैसे है कि ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है या इनवर्स वाला क्वेश्चन है, अगर आपने ये सीख लिया तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान है। तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, कैसे इसकी पहचान करनी है, क्या कुछ है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लेंगे जो आपने बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, हम इस चीज को समझने के लिए, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम लेंगे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगा। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको हटाने के लिए हमें इसके साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तभी इसकी जगह पे इक्वल टू आएगा। वो चीज करने से पहले देखो हम इसको लिख लेते हैं, स्पीड ओवर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। और अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा स्पीड ओवर डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। मैं वो नहीं लिख रहा हूं, कांस्टेंट लिख रहा हूं यहां पे, जिसका मतलब है कि इन दोनों की रेशो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू 2 है तो जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा लो और डिस्टेंस भी बढ़ेगा उससे, और उनकी जो रेशो हमेशा आएगी ना, उसको सॉल्व करने के बाद हमेशा 2 ही आपका निकल के आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया स्पीड और डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। दैट मींस अगर हम बाय चांस स्पीड s से s1 कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, d1 हो जाएगा। और s1 ओवर d1 भी क्या होगा, जैसे हमने यहां पे कांस्टेंट 2 माना था तो ये भी इक्वल किसके आएंगे, 2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, s ओवर d, s1 ओवर d1, s2 ओवर d2, इसी तरह से अप टू सो ऑन चलता रहेगा। जितनी मर्जी आप स्पीड बढ़ाओ घटाओ, डिस्टेंस भी बढ़ता घटता रहेगा। हमारी ये जो रेशो होगी ना, वो हमेशा इक्वल होगी। तो ये तो था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके हम रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, वो अपनी बुक में से ही करेंगे, क्योंकि फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अपनी तरफ से हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई चीज किसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उनकी जो रेशो है वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और इक्वल रहेगी। क्यों रहती है ये चीज, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर मान लो स्पीड उसकी 20 है और डिस्टेंस उसका 10 है, तो रेशो 2 आ रही है हमारी। उसके बाद अगर इसकी स्पीड में बढ़ा के 30 कर देता हूं ना, तो डिस्टेंस 15 का वो कवर करेगा। उसके बाद अगर मैं यहां पे स्पीड अभी कम कर देता हूं, तो कम करने के बाद मान लो मेरे पास आ जाता है 10, तो जो इसका डिस्टेंस कवर होगा वो कितना कवर होगा, वो 5 होगा, ताकि इनकी रेशो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दैट्स इट। तो ये चीज आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली तो समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इनको पहचानना कैसे है, पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वाला है या इनवर्स वाला है। यही छोटे छोटे से काम है, ये अगर आपने सीख लिया आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो देखिए, जब हमने d लिया था वो उसके सामने था, इसीलिए हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगा, वो होगा टाइम। इसीलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो लिखा है लेकिन उसको 1/t लिखा है। इसीलिए हम यहां पे बोलेंगे कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि अगर टाइम इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको साफ दिख रहा होगा। अगर स्पीड की वैल्यू ज्यादा आ रही है दैट मीन्स टाइम की वैल्यू कम है, तभी तो वो डिवाइड करने के बाद हमें ज्यादा वाला आंसर दे रहा है। ठीक है, 2/3 आपको बड़ा आंसर देगा या 6/3 आपको ज्यादा बड़ा आंसर देगा? ऑब्वियसली 6/3 आपको ज्यादा बड़ा आंसर देगा। दैट मीन्स हमें नीचे वाला अगर नंबर छोटा मिल रहा है तो हमारा आंसर बड़ा आएगा। तो स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होना चाहिए, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम इंक्रीज होना चाहिए। ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें कहता है। अब इसमें भी सेम चीज करेंगे, टाइम को ले आओ इधर तो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 के, और स्पीड इंटू टाइम का प्रोडक्ट है वो इक्वल है कांस्टेंट के। समझ में आई बात? यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी। अब यहां पे भी सेम चीज लगेगी। अगर S1 और ST2 आपको स्पीड 1 देता है और टाइम भी T1 दे देता है, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और S इंटू टी किसके इक्वल होगा, S1 इंटू T2। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में समझा दिया था, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आए, जो हमने यहां पे प्रूव कर दिया। अब आपको यहां तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन से पता कैसे करना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता कि 10 मेन जो हैं वो एक काम को करने में 10 घंटे लगाते हैं, तो 5 मेन उसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे। अब ये आपका सॉल्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो मैंने फॉर्मूला दिया उसी से होगा। बस आपको यहां पे पता करना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है या फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। देखो, अगर यहां पे आदमी इंक्रीज करे तो टाइम भी हमारा टाइम क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली। अगर हम मैन पावर बढ़ा देंगे तो टाइम हमारा डिक्रीज ही होगा। यहां पे देखो, अब मैन पावर डिक्रीज होगी है तो टाइम हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। अगर मैं आपको एक काम बोलूं कि भाई आपको एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, कि एक डिस्टेंस कवर करना है 100 किलोमीटर का, तो टाइम तो हाँ ऑब्वियसली ठीक है, आपको एक डिस्टेंस कवर करना है 10 किलोमीटर का, लेकिन आपकी कैपेसिटी है 5 किलोमीटर चलाने की। उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटे की रेस्ट चाहिए। तो वो 1 घंटा बचाने के लिए अगर आप अपने साथ एक और बंदा ले जाओ जो आराम से 5 किलोमीटर और चला सकता है, ठीक है, पहले आपने 5 किलोमीटर चलाया, फिर वो आगे बैठा, उसने चलाना शुरू करा, और आपका जो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगना था वो बच गया। इसी तरह से यहां पे भी देखो, 10 बंदे थे तो 10 घंटे में कर रहे थे, तो 5 बंदे होंगे तो 10 से वो ज्यादा ही टाइम लेंगे ना, ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेंगे। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारा, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। और इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने आपको क्या बोला था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मींस 10 इंटू 10, और इसको मान लेते हैं x, किसके इक्वल होगा, 5 इंटू एक्स के, क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मतलब इक्वल है। तो ये 5 इधर आके डिवाइड होके इसको 2 के टेबल पे काट देगा, तो x का आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। दैट मीन्स जो 5 आदमी हैं वो कितना टाइम लेंगे, वो लेंगे 20 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब हम एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन करते हैं, फिर वर्कबुक के सॉल्यूशंस को करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ये एक एग्जांपल करते हैं। मान लो एक पार्टी थी, बर्थडे पार्टी, जिसमें 10 बच्चे आने वाले थे। उनके लिए हमें पता है हमें 6 पैकेट जूस के चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इसी पार्टी में 15 बच्चे आ जाए तो हमें कितने पैकेट जूस के चाहिए होंगे, वो हमें पता लगाना है। ठीक है, हम इसको ऑब्वियसली एक्स मानेंगे। और ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, मैंने वैसे तो बताया आपको डायरेक्ट वाला, लेकिन कैसे है देखो, बच्चे 10 थे तो 6 पैकेट चाहिए। अगर बच्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जूस के पैकेट भी बढ़ेंगे। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
एक दूसरे के। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के तो इनकी जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं 10/6 लिखूंगा यहां पे तो इधर की साइड में 15/x आएगा। x को मैं ले जाता हूं इधर और 10/6 को मैं फ्रैक्शन जो है इसको ले आता हूं मैं इधर की साइड में, तो ये हो जाएगा 15 × 6/10। ये आ जाएगा 5 × 2 और 5 × 3, ये आ जाएगा 2 × 3 विच इज इक्वल टू 9। तो 10 से 15 बच्चे अगर हो जाते हैं तो हमें 3 जूस मतलब एक्स्ट्रा लगेंगे। दैट मीन्स 6 से हमें 9 जूस लगेंगे। दैट्स इट। तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी हम इतनी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर वर्कबुक के क्वेश्चंस को आप शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है x/y is 2/3, देन 2/x is equal to 1/2, देन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी। देखो यहां पे हमें 2/x दिया हुआ है किसके, 1/2 के। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। चेक कर लेना 4 ही आएगी। सबसे पहले हमें दिया हुआ था कि x/y किसके इक्वल है, 2/3 के। अब x की यहां पे वैल्यू पुट करवा दो और y आपका आ जाएगा 2 और 6, y आपका आ जाएगा 6 के इक्वल। कैलकुलेशन करके देखना आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एज ईच अदर, ठीक है। उसने पहले ही बोल दिया कि दोनों के दोनों इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। अगर दोनों के दोनों इनवर्सली हैं दैट मीन्स दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो 12 × 10 इज इक्वल टू y × 20। I said 12 × 10 is equal to y × 20। ये 0 से 0 कटेगी और ये इससे कट जाएगा। तो y आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो हमारा नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी आंसर 6 आया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x², तो y/x² क्या होंगे, कांस्टेंट हो गई, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद कहता है एंड x इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड y व्हेन x इज 6। दैट मीन्स x इधर क्या आ जाएगा, 4 और y तब कितना दिया हुआ था, 3। उसके बाद जो x है वो 6 दिया है, दैट मीन्स नीचे तो आ जाएगा 36। ऊपर वाला जो y है वो हमें फाइंड करना है। तो 4 9s are 36, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 27 के। तो 27 इज एन ऑप्शन सी। तो है ना सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरह से सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन बना के ही हम आगे चलेंगे। तो चलिए फिर हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 1/5 रेशियो 1/x 1/x रेशियो 1/25 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको फ्रैक्शंस को ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये बेसिकली यही है ना, 1/5/1/x और ये है 1/x/1/20 तो आपको पता है जब हमारे फ्रैक्शंस में रेशियो आ जाती है या दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनके जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे और ये वाला ऊपर चला जाता है। इसी तरह से इधर भी होगा, 5 आ जाएगा नीचे और x चला जाएगा ऊपर, 125 चला जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे, राइट। x इंटू एक्स कितना होता है, x², और 5 इंटू 125, ठीक है। इसको अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 125 के प्राइम फैक्टर्स बना देंगे जो बनते हैं कुछ इस तरह से, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएंगे 1 555
दो 5 इधर से, दो 5 इधर से, तो बन जाएगा 5 इंटू 5। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो x आ जाएगा हमारा 25 के। दैट्स इट। ठीक है, स्क्वायर रूट मैंने वैसे समझाया हुआ है सबको, अगर नहीं समझ में आता तो वो जाके आप समझ सकते हो, वीडियोस ऑलरेडी उसके ऊपर बनी हुई है। तो c आ जाता है हमारा 25। दैट्स इट। तो अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। x और y अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो व्हेन x is equal to 12, y is equal to 3, which of the following pair is not a possible pair of corresponding values of x and y? तो x और y का प्रोडक्ट क्या होगा, 36। आपको इन सब में से पता करना है किसका प्रोडक्ट 36 नहीं आता है। जिसका नहीं आएगा वो आपका आंसर होगा। That's it। तो ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, अब a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 4 रेशो 5, देन c रेशो a किसके इक्वल है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो a ओवर a रेशो b हो गया, a ओवर b किसके इक्वल दिया है, 2/3 के। यहां से आप b की वैल्यू निकालो तो b किसके इक्वल आएगा, 3/2 a के। ये मैंने निकाल ली b की वैल्यू। ये वाली b की वैल्यू हम b रेशियो c में पुट करवा देंगे। तो b रेशियो c था हमारा 4/5 के इक्वल, तो b की वैल्यू इसमें पुट करवा दो यहां पे, तो ये आ जाएगा 3/2a ओवर c इज इक्वल टू 4/5। ये 2 नीचे आ जाएगा तो a ओवर c क्या आ जाएगा, 3/2। अब ये वाली रेशियो उठा के इधर ले आओ तो क्या आएगा, a ओवर c इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3। तो a ओवर c किसके इक्वल आ गया, 8/15। दैट मीन c ओवर a किसके इक्वल आ गया, 15/8। तो बस फिर आंसर आ गया, यही तो हमें ढूंढना था। तो 15:8 हमारा आंसर आएगा जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। अब हम चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। तो सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, 7, 11 एंड y इज इक्वल टू 8, 28, 44, देन x एंड y आर इन डैश। ठीक है, किस में है वो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इनवर्स में है, दोनों में नहीं है, या नन ऑफ दीज आंसर है। तो सिंपल सा है, दोनों का देखो यहां पे क्या हो रहा है। अगर x इंक्रीज हो रहा है, जैसे x 2 से 7 हुआ, y कितना हो गया, 8 से 28। ठीक है, तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप चाहे तो इनका रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, वैसे वो फाइंड करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, जिसमें दिया है इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर, देन क्या कांस्टेंट रहेगा उनका। ऑब्वियसली उनकी रेशियो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x ओवर y रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए है। तो अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। ये एवरीडे मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत देंगे, लेकिन हम इनको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 9th क्वेश्चन आता है 56 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। ठीक है, तो कहता हाउ मेनी मेन विल डू द सेम वर्क इन 14 डेज। 14 दिन में कितने बंदे कर सकते हैं इसको। अगर मतलब 56 अगर 42 में कर रहे हैं तो 14 डेज के लिए हमें बंदों की जो मैन पावर है वो ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज वाई मेन को मैं यहां पे x ले रहा हूं, 14 इधर आके डिवाइड होगा तो ये इसको 3 के टेबल पे काटेगा। जब ये 3 के टेबल पे कटेगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 168 मेन। मतलब हमें 168 मेन चाहिए अगर हमें ये 14 दिन में खत्म करना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, जो कि है एन एजेंट रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 73 रुपीज, ठीक है, ऑन अ सेल ऑफ 1000। ठीक है, 1000 रुपीज की जब वो सेल करता है तो उसको 73 रुपीज कमीशन मिलती है। अगर उसकी कमीशन कितनी होगी अगर वो 100 रुपए की सेल कर रहा है, दैट मीन्स
अगर वो सेल ज्यादा से ज्यादा करेगा उसकी कमीशन भी ज्यादा से ज्यादा होगी, अगर वो सेल कम करेगा तो उसकी कमीशन भी कम होगी। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला है क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो 1000/73 किसके इक्वल आ जाएगा? 100/x। x को इधर लेके आओ, बाकी सब इधर ले जाओ। तो ये 20 से 20 कट जाएगी और x इक्वल आ जाएगा 7.3 रुपीज के। मतलब उसको 7.30 कमीशन मिलेगी, जो कि ऑप्शन ए में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 11th क्वेश्चन, जो कि यहां पे था, मैं आगे चला गया था। इन अ बर्थडे पार्टी ऑन एन एवरेज 5 बॉटल ऑफ कोक आर सर्व्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन। 6 बच्चे आते हैं तो 5 बॉटल ऑफ कोक चाहिए। जो मैंने आपको जूस वाली एग्जांपल करवाई थी वही सेम एग्जांपल यहां पे लगेगी। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट मोहित पार्टी इफ 15 बॉटल्स और कोक वर यूज। अगर 15 बॉटल यूज हुई हैं तो बच्चे ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। तो बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है तो इनकी रेशियो कांस्टेंट होगी। आप खुद करना। हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। इन अ फोर्ट देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 1000 men for 20 days. A few men left and the food lasted for 25 days. How many men left? कितने बंदे वहां पे लेफ्ट करके चले गए? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा, पहले तो पता करो कि ये कौन सा वाला। देखो 1000 है तो 20 डेज के लिए, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू x इंटू 25, राइट। तो अब कर दो डिवाइड इसको 25 से, तो ये 25 से डिवाइड होने पे आ जाएगा 40 और x आ जाएगा 40 इंटू 20 800 बंदे बचे वहां पे। तो लेफ्ट कितने करके गए? 200। तो 200 हमारा आंसर है। तो हमारा 13th क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज जस्ट इनफ मनी टू बाय 52 साइकिल्स वर्थ दिस रुपीज ईच। ठीक है, एक की बात कर रहा है, 525। इफ ईच साइकिल वर टू कॉस्ट 21 मोर, अगर 21 रुपीज मोर करती है, दैट मीन्स 546 रुपीज की कॉस्ट करती, तो देन द नंबर ऑफ साइकिल्स ही विल एबल टू बाय विद दैट अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी उसके पास सेम ही रहेगी, लेकिन जो साइकिल्स का प्राइस है वो उसने बढ़ा दिया है। तो ऑब्वियसली साइकिल की जो नंबर है, जितने वो बाय करने जा रहा था 52, वो कम हो जाएंगी। तो कम हो जाएंगी, दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। अब कितनी साइकिल्स वो बाय करेगा वो हम पता करते हैं, वो आ जाएगा 52 इंटू 525 ओवर 546। तो ये आ जाएगा हमारा, पहले 2 के टेबल पे कर देते हैं इसको। राइट, एंड देन ये 23 के टेबल पे देखो, ये 13 के टेबल पे कट रहा है, तो 13 2 ज़ा 26, ये भी 13 के टेबल पे कटेगा, 13 2 ज़ा 26 एंड 13 1 ज़ा 13। 21 यहां पे आ गया, और 21 हमारा इसको काट सकता है, क्योंकि 5 और 5 10 और 3 कितना होता है? 12 होता है। तो 3 7 ज़ा 3 1 ज़ा 7 5, हाँ 7 2 ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, और ये आ जाएगा 50। दैट मीन्स अगर वह पहले 52 बाय करने जा रहा था, अब वो सिर्फ 50 ही बाय कर पाएगा, और ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कटिंग वगैरह का भाई देख लेना, जितने ज्यादा आपको टेबल्स आते होंगे उतना ही आप आसानी से कट कर पाओगे। तो 20 तक तो टेबल चाहिए ही चाहिए। अगर वो आपके पास वो आपको टेबल्स नहीं आते तो आप कटिंग नहीं कर पाओगे, और आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो 20 तक टेबल मस्ट है। ठीक है, अ लेबर इज पेड
806 for 13 days of work. If he receives that much money, then for how many days? Obviously वो ज्यादा दिन के लिए काम करा होगा, ज्यादा दिन के लिए काम करेगा तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। कम डेज के लिए कर रहा है तो कम पैसे मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी आसान है, आराम से कर लोगे। ऑप्शन का क्या ऑप्शन सही होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहां पे देखो 15th क्वेश्चन, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। जब उसको 50,000 टाइम्स हम एनलार्ज करते हैं तब जाके वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ अटेन करता है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी? तो देखो यहां पे 50,000 टाइम्स अगर उसको हम बढ़ा देते हैं तो वो कितना 5 सेंटीमीटर दिखता है। अगर सिर्फ वन टाइम मतलब क्या है, उसकी जो प्रॉपर जो पहले वाली उसकी ओरिजिनल जो इमेज थी उसको देखने के लिए एक्चुअल लेंथ क्या आएगी 5/5000, तो ये आ जाएगा 10,000। दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻⁴, क्योंकि ये होता है 1/10⁻⁴, और जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस में बन जाएगी, तो 10⁻⁴ उसकी लेंथ थी सेंटीमीटर में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब आते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। रमन हैज इनफ मनी टू बाय 30 बुक्स 20 रुपीज की। प्राइस ऑफ ईच बुक इज इंक्रीज टू 30, तो कितनी बुक्स बाय करेगा? कम बुक्स बाय करेगा। कम बुक बाय कर रहा है तो कौन सा वाला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या आंसर है, क्योंकि मैं सारे के सारे नहीं करवाने जा रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, सिमिलर से आ रहे हैं। अब तो हमारा 17th क्वेश्चन देखो, इन 15 डेज द अर्थ पिक्स अप 1.2 into 10⁸ kg डस्ट फ्रॉम एटमोस्फियर, इन हाउ मेनी डेज इट विल पिक अप दैट मच डस्ट। ऑब्वियसली क्या है ये, क्या कहते हैं, डेज इंक्रीज होंगे तो डस्ट का जो वो डस्ट ले रहा है एटमोस्फियर से अर्थ वो इंक्रीज होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला था जो क्वेश्चन है, तो इसीलिए इनकी रेशियो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। अब इसको हमें सिर्फ इधर लेके जाना है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उससे क्या है, हमें एक्स को इधर उधर नहीं हटाना पड़ता और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस नहीं बनते। ये 10⁸ कट जाएगा और ये कट के आ जाएगा 4, और आंसर हमारा आ जाएगा 60 डेज, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इनको मैंने डेसिमल को क्यों नहीं हटाया, क्योंकि ये दोनों का डेसिमल एक ही प्लेस पे था और उनके पास नंबर भी ऐसे ही थे, बिल्कुल सेम लिखे हुए थे, 1.2 था, 4.8 था, ठीक है। इसीलिए मैंने कुछ नहीं करा, सीधा काट दिया, क्योंकि इनके इसका 10 ऊपर नीचे आना था और इसका 10 ऊपर जाना था, वो 10 से 10 ऑलरेडी कट जाता, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं करा। तो ये आपका आंसर है, दैट्स इट। यहाँ पे आपके जो एवरीडे वाले थे वो खत्म हो जाते हैं। अब हम आ गए हैं अचीवर सेक्शन पे, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। देखो, स्टडी द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट द ट्रू, T for ट्रू एंड F for फॉल्स। इफ X एंड Y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, देन x माइनस वाई और y माइनस 1 आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 2/6 ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। 2 और 6 अगर डायरेक्ट में है तो 2/6 भी डायरेक्ट में होगा। अगर इन दोनों में से मैं 1 माइनस कर दूं और इसका मैं आंसर निकालूं, तो ये 1/3 आता है और ये 1/5 आ रहा है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी भी? रेशियो इनकी नहीं हो सकती। दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला है वो फॉल्स है। फर्स्ट वाला फॉल्स आ गया। सेकंड वाले पे चलो, x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शन, देन x + 2 एंड y + 2 इज ऑल्सो इन प्रोपोर्शन। अगेन यहाँ पे 2 × 6 ले लेते हैं, जो कि 12 आएगा। इसमें दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, 4 × 8 वो तो आ रहा है 32। तो दोनों के दोनों कांस्टेंट कैसे होंगे? कांस्टेंट नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमारा सेकंड भी फॉल्स है, और जिससे हमें ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। बाकी के भी पढ़ लेना ध्यान से एक बार, क्योंकि ये आप डायरेक्ट याद रख लो कि प्लस माइनस करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई का वो बोलता, तब हम ट्रू और फॉल्स मान भी सकते थे इसको। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, प्लस माइनस से कोई मीन्स कि वो कांस्टेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं हम हमारे 19th क्वेश्चन पे, जो है फिलिंग द ब्लैंक्स। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड इट्स डायामीटर वेरी डैश विद ईच अदर।
पेरीमीटर और डायामीटर का रिलेशन पता करना है। हमें पता है पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2πr के, और डायामीटर इक्वल होता है 2r के। ये दोनों 2r मिलके क्या बना देंगे, पाई डी। ये पाई क्या होता है, कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। जब मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तब ये कांस्टेंट आ जाएगा यहां पे बस। तो इसीलिए P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, तो यहां पे आएगा डायरेक्टली। तो B और D में से कोई आंसर है। आगे आते हैं, इफ टू क्वांटिटीज P एंड Q वेरी इनवर्सली विद ईच अदर देन डैश ऑफ देयर वैल्यूज। कौन सी वाली वैल्यूज कांस्टेंट रहती है, तो उनकी क्या प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। और प्रोडक्ट हमें किस में दिया हुआ है, फिर से बी और डी में ही दिया हुआ है, तो हमें लास्ट वाले पे जाना पड़ेगा। अब थर्ड जो आता है वो है इफ व्हेन x एंड y आर इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इनडायरेक्ट में है तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा हमेशा, और इनडायरेक्ट है, आगे पढ़ो, इफ y डबल्स देन x बिकम्स। अगर y डबल करा है तो x को भी डबल कर दोगे, नहीं करोगे, ऑब्वियसली x को हाफ करना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो x और y इक्वल किसके आएंगे, 2x, और अगर मैं y को भी डबल कर दूं तो ये तो बन जाएगा 4xy। तो xy के किससे कैसे इक्वल हुआ, नहीं इक्वल हुआ। लेकिन अगर मैं xy 2x इंटू 1/2y कर दूं, मतलब उल्टा लिख लो, क्योंकि x को हाफ करना था, वो चलो आप चीज समझ ही लोगे, तो ये दोनों कट जाएंगे और दोनों क्या बचेंगे, xy ही बचेंगे, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। इसीलिए इसमें हाफ आंसर आएगा, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी राइट आएगा। ठीक है, तो ये 19th क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म होता है। अब हम आते हैं 20th क्वेश्चन पे। ओके, a worker is paid 139.20 for 3 days. What will he get in month of June? कि मंथ ऑफ जून में उसको कितने पैसे मिलेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो इसके 1 डे की वैल्यू फाइंड करो। जब आपको 1 डे की वैल्यू मिल जाए तो जून में कितने डेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर हाउ मेनी डेज विल ही बी वर्किंग फॉर 696, दैट मीन्स 1392/10 इंटू 3। ये जो आपका 1 डे का आएगा ना, उस 1 डे को 698 रुपीज से डिवाइड कर दोगे तो आपके डेज आ जाएंगी कि कितने डेज में वो इतने पैसे कमाएगा। दैट्स इट। तो इसका भी आंसर आ जाएगा। इनमें से बताना कौन सा वाला ऑप्शन राइट आएगा। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड का बेसिकली क्वेश्चन है और किसी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड यहां पे लगा लेना। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में भी करना है तब भी ये हो जाएगा। देखो 139.20/3 इज इक्वल टू x/30 होते हैं जून में, शायद या 31 होते हैं, जितने भी होंगे वो आप अपने आप से फाइंड कर लेना। एक तो ये हो गया। दूसरे वाले में क्या बन जाएगा, 698/x, क्योंकि डेज हमें नहीं पता है लेकिन हमें 3 का तो पता ही है ना, ओवर 3 आ जाएगा। यहां से भी x की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप यूनिटरी मेथड से करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन आपके हवाले है, ये मेरे को आप आंसर बताओगे। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ वो स्टार्टिंग का पार्ट मेन समझना था। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, और ये 20 अक्टूबर से पहले पहले हम पूरा का पूरा आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, गुड बाय।